Hello friends, welcome to Arevar Tutors. Today I Shakti Bhartiya going to start the digestion and absorption chapter number 16 of NCERT class 11th biology unit 5. So guys, ह्यूमन फिजियोलॉजी वैसे भी आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 11th एज वेल एज नीट यूजी एस्पिरियंट्स ICAR AIPVFT PVFT PAT एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर completion with your friends and loved ones. So let us we start chapter number 16 digestion and absorption part first. So guys, let us we start chapter number 16 digestion and absorption. So in this chapter हमें 4 पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है. So देख लेते हैं ये 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं. First is digestive system, second one is digestion of food, third one is absorption of digested products and fourth one is the disorders of digestive system. So guys, इससे पहले कि हम ये सब स्टार्ट करें, हमें पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ध्यान से सुन लेना है कि डाइजेशन होता क्या है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. Food is one of the basic requirements of all living organisms. The major components of our food are carbohydrates, proteins and fats. Vitamins and minerals are also required in small quantities. Food provides us energy and organic materials for growth and repair of tissues. So guys, हम पहले बात कर लेते हैं फूड की. तो फूड जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक है लिविंग ऑर्गेनिज्म. मेजर कंपोनेंट जो है फूड के वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है. विटामिन और मिनरल भी है, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमें रिक्वायरमेंट इनकी होती है. सो फूड क्यों ज़रूरत है, फूड की क्या ज़रूरत है, हम बार बार खाना क्यों खाते हैं. तो इसकी वजह यह है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है. अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम आगे कोई काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए एनर्जी के लिए हम फूड का इंटेक करते हैं और ये हमारी ग्रोथ के लिए और इश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की. इसलिए हम फूड को इंटेक करते हैं. नेक्स्ट इज द वाटर. अब वाटर की बात कर रहे हैं. वाटर किस लिए हेल्पफुल होता है. द वाटर वी टेक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी. जो वाटर हम इंटेक करते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में ब्रेकडाउन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और साथ ही हमारे डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी में पानी की कमी को भी पूरी करता है वाटर इंटेक. Next is biomacromolecules in food cannot be utilized in our body by their original form. They have to be broken down and converted to the simple substances in the digestive system. The process of conversion of complex food substances to simple absorbable forms is called digestion, and it is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है. डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये डायरेक्टली हमारी बॉडी में जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाते या एब्जॉर्ब नहीं हो पाते. तो उन बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स जब हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होंगे तब हमें एनर्जी मिलेगी. सो इसलिए जो है डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो डाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज डाइजेशन, एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स. अब मैकेनिकल कैसे, जैसे हम चर्न कर रहे हैं, च्विंग कर रहे हैं फूड को, तो वो मैकेनिकल प्रोसेस हो गई. और बायोकेमिकल कैसे, जैसे एंजाइम्स का रिएक्शन हुआ, एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू जब डाइजेशन होता है तो वो बायोकेमिकल मेथड्स के अंदर आता है. सो अब नेक्स्ट देखते हैं. जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन द फिगर. सो हम फिगर पे आ जाते हैं जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है. सो गाइज, दिस वन इज़ द डायग्राम. हम पहले देखते हैं और इम्पॉर्टेंट लाइन में आपको साथ में डिस्कस करते चलूँगी, तो प्लीज़ स्किप मत करना डायग्राम को. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी लेबलिंग बहुत ज़्यादा आ चुकी है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसके साथ में मैं डिस्कस करूँगी. तो आप इसे पूरा देखिएगा. सो डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है माउथ से. तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले एंट्री है माउथ
और लास्ट जो एंड है एलिमेंट्री कैनाल का वो हमारा एनस है। सो माउथ के ऊपर ओरल कैविटी आती है। ओरल कैविटी मीन्स एक वैकेंट स्पेस या एक खाली जगह जो ओरल कैविटी होती है। तो हम जैसे कि पिक में देख रहे हैं, ओरल कैविटी के बाद में है सलाइवरी ग्लैंड्स। हमें पता होना चाहिए कि 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है ह्यूमन बॉडी में, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो ये 3 पेयर में होती है, 3 पेयर्ड ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो आप इनकी लोकेशन ध्यान से जो है डायग्राम में अच्छे से लेबलिंग इनकी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इट इज़ अ कॉमन ओपनिंग फॉर द फूड एज वेल एज एयर। एयर और फूड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये कॉमन ओपनिंग है फूड और एयर की। नेक्स्ट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में लैरिंग्स का डिस्कशन बिल्कुल नहीं है। सो अब ईसोफेगस जैसे कि हम देख रहे हैं पिक में, ये फूड पाइप है, फूड पाइप को ही हम ईसोफेगस कहते हैं। नेक्स्ट इज लिवर, हमें दिख रहा है लिवर, बाइलोब लिवर होता है ह्यूमन में। तो नेक्स्ट वन इज लिवर से सिक्रेट होता है बाइल, तो वो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, जैसा कि हम पिक में देख रहे हैं। अब बात गट की करें तो गट में हम जैसे ईसोफेगस के आगे हम देख रहे हैं स्टमक है। स्टमक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, हमें याद रखना है जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, प्लस जितने भी पीएच जूसेस के दिए हैं वो हमें जो है एकदम रट लेना है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिलते हैं वेरियस एग्जाम्स में। नेक्स्ट वन इज द सी शेप्ड डिओडेनम। पहले एनसीईआरटी यू शेप्ड डिओडेनम लिखती थी, लेकिन अब चेंज हो गया है, हमें याद रखना है सी शेप्ड डिओडेनम। इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, पहला डिओडेनम, सेकेंड वन इज जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम, जैसा कि हम पिक में देख रहे हैं। अब जो डिओडेनम है, डिओडेनम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम, इलियम से अब हम आगे आएंगे तो हमें दिख रहा है सीकम है। सीकम इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जैसा हम पीछे दिख रहा है, ये फंक्शनल होता है, हर्बीवोर्स के अंदर ज़्यादा फंक्शनल होता है क्योंकि ये सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। जैसे अगर बात की जाए हमारी ह्यूमन बींग्स की, तो अब जो है सेल्यूलोजिक डाइट हमारी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, तो ये अब वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये पहले सेल्यूलोज का डाइजेशन करता था, लेकिन एज पर द इवोल्यूशन हमारी डाइट चेंज हुई है, तो इस वजह से ये अब वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। सो अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के, और हाँ इम्पॉर्टेंट बात ये भी है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की, ये एक लिम्फोइडिक ऑर्गन है, ठीक है। तो अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से अगर हम ऊपर जाए तो हमें सीकम दिख रहा है। सीकम के ऊपर हम अब बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। द फर्स्ट वन इज द असेंडिंग कॉलन, देन ट्रांसवर्स कॉलन एंड देन द डिसेंडिंग कॉलन, जैसे हम पिक में देख रहे हैं। सबसे पहले है असेंडिंग कॉलन, देन है ये ट्रांसवर्स कॉलन, और जो नीचे की साइड आप देख रहे हैं ये डिसेंडिंग कॉलन है। इसके बाद में आता है सिग्मोइड कॉलन, और देन रेक्टम एंड थ्रू एनस के एनस से हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है बाहर आ जाता है। सो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सो हम आज एलिमेंट्री कैनाल की बात करें क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल, तो हम आज एलिमेंट्री कैनाल पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद में हम उससे रिलेटेड एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस वी स्टार्ट द एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद द anterior opening the mouth and it opens out posteriorly through the anus। जैसा कि हमें पता है कि एंटीरियर एंड जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो माउथ है, माउथ से ही जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो एनस है। सो द माउथ, अब माउथ की बात करते हैं। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ से बकल कैविटी या ओरल कैविटी का ओरिजिन है, जैसे कि हमने पिक में अभी देखा है। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग।
बहुत सारे टीथ होते हैं ओरल कैविटी के अंदर, जैसा हमें पता है ह्यूमन बीइंग में मैक्सिमम टीथ 32 देखने को मिलते हैं, और एक मस्कुलर टंग होती है हमारी. ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन. दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारा हर एक दांत जो है वो एक जॉ बोन के अंदर फिटेड है. इस टाइप के अटैचमेंट को हम थिकोडोंट बोलते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इस पर आते हैं. अब मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म टू sets of teeth during their life, a set of temporary or milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. This type of dentition is called diphyodont. जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो दांत हैं ये 2 बार आते हैं. जैसे कि चाइल्ड बर्थ में हम देखते हैं कि दूध के दांत आते हैं बच्चे के, या टेम्पररी टीथ होते हैं, ये बाद में रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट और अडल्ट टीथ से. तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम 2 बार हमारे दांत आते हैं, तो इसी टाइप के डेंटिशन को डाइफायोडोंट कहते हैं. टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है. नेक्स्ट इज एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स. हमें पता होना चाहिए कि हमारे अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 परमानेंट टीथ होते हैं जो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अब ये डिफरेंट है तो इन्हीं के लिए हम हेटेरोडोंट डेंटिशन बोलते हैं. तो हमें पता होना चाहिए तीनों टर्मिनोलॉजी के बारे में. फर्स्ट वन इज थिकोडोंट, दैट इज द टीथ आर एम्बेडेड इन अ जॉ बोन. द सेकेंड वन इज डाइफायोडोंट, मीन्स कि जो भी दांत है हमारे वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम 2 टाइम्स आते हैं, एक बार मिल्क टीथ और एक बार परमानेंट टीथ. तो इस फीचर को हम डाइफायोडोंट डेंटिशन बोलते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज द हेटेरोडोंट डेंटिशन, मीन्स जो हमारे दांत हैं वो भी 4 अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ये हेटेरोडोंट डेंटिशन होते हैं. ये तीनों हमें याद रखने क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स के हमने नाम पता होना चाहिए. फर्स्ट वन इज इंसीजर्स, देन कैनाइन, देन प्रीमोलार्स एंड लास्ट वन इज द मोलार टीथ, जिन्हें हम दाढ़ कहते हैं. तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ICPMM is represented by a dental formula with in human is 2123 upon 2123. जैसा कि हमें पता है कि 4 टाइप के टीथ है, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. तो अब हम इनका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. जैसे कि ये हमारा माउथ है, तो माउथ में टोटल 32 परमानेंट टीथ होते हैं. अडल्ट की बात की जाए तो अपर हाफ में 16 होते हैं, लोअर हाफ में 16 होते हैं. अगर हम इनके क्वार्टर हाफ करें तो हम देखने को मिलेगा कि यहाँ पर राइट क्वार्टर हाफ में 8, लेफ्ट में 8, नीचे भी सेम 8 एंड 8. सो अपर एंड लोअर हाफ की बात करें तो 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स. तो टोटल ये हो गए 8. अगर हम अपर हाफ की बात करें तो अपर हाफ में भी सेम, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8. तो इन्हें जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लिखने का तरीका जो है ये ऐसा होता है कि अपर जॉ में और लोअर जॉ में कैसे हम इसे लिखते हैं. तो 2123 अपॉन 2123. अगर इन्फेंट की आए तो इन्फेंट में हमें याद रखना है कि मोलर्स नहीं होते हैं, तो उनका डेंटल फॉर्मूला होगा 2120 अपॉन 2120. वेर एज अगर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 या टीनेजर्स में अगर हम बात करेंगे तो उनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2122 अपॉन 2122. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है क्योंकि एक दाढ़ जो अकल दाढ़ रहती है वो टीनेजर्स में नहीं होती है. अब हम आगे बात करते हैं. द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल. हमें पता है कि हमारे जो दांत है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने रहते हैं. तो इसकी जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, इसे हम इनेमल बोलते हैं. दिस हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड. ये खाने को चबाने के काम में आते हैं. हमें पता है टीथ का फंक्शन मैस्टिकेशन ऑफ फूड है, और अपर सरफेस जो है वो उनकी इनेमल की बनी रहती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, इसलिए हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं. द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, सभी को पता है. ये हमारे ओरल कैविटी से जुड़ी रहती है
थ्रू द हेल्प ऑफ फ्रेन्यूलम, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड द पेप्लिया, सम ऑफ विच बियर्स टेस्ट बर्ड्स। हमें पता होना चाहिए कि जो अपर सरफेस होती है टंग की, उसके ऊपर कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम पेप्लिया कहते हैं, और इन पेप्लियाओं में से कुछ में टेस्ट बर्ड्स होती है, जैसे कि सॉर, स्वीट, बिटर, सॉल्टी। तो ऐसे जो है डिफरेंट टेस्ट की टेस्ट बर्ड्स भी इन पर पाई जाती है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, The oral cavity leads to a short pharynx which serves as a common passage for food and air. हमें पता है कि oral cavity के बाद में pharynx आता है। Pharynx is a common passage for food and air, ये important है, हमें पता होना चाहिए। The esophagus and the trachea or windpipe open into the pharynx. जैसा कि हमें पता है pharynx से दो पाइप्स निकलते हैं, एक तो हो गया हमारा esophagus और एक हो गया हमारा windpipe और trachea। तो फेरिंग्स से दो ओपनिंग्स हैं, एक विंड के लिए और एक फूड के लिए। अब इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आती रहती है किसी ना किसी एग्जाम्स में। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस और द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो एकदम से हमें पता होना चाहिए कि कई बार ठसका लग जाता है। तो वो ठसका क्यों लगता है? क्योंकि जो फूड पार्टिकल है वो हमारे इसोफेगस में या फूड पाइप में जाने की बजाय वो फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारे विंड पाइप में एकदम से जग लगता है, तो ठसका लगता है। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे जो खाना खाते समय खाना विंड पाइप में ना जाते हुए फूड पाइप में जाता है? तो हमें पता होना चाहिए कि एपिग्लॉटिस जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि ग्लॉटिस एक ओपनिंग है विंड पाइप की, उसके ऊपर आ जाता है। तो विंड पाइप के ऊपर से वो उसे ढक देता है, तो वो जो खाना है वो हमारा फूड पाइप के अंदर चले जाता है। जैसे कि मैं स्ट्रक्चर में आपको बता देती हूँ कि ये दो ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उसके ऊपर एक होता है एपिग्लॉटिस ऐसा, और यहाँ पर होता है ग्लॉटिस। सो दिस वन इज एपिग्लॉटिस एंड दिस वन इज ग्लॉटिस। तो क्या होता है, जैसे कि ये हमारा पाइप है और ये हमारा विंड पाइप है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब एपिग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस को कवर कर देता है ड्यूरिंग स्वेलिंग, तो फूड जो है वो डायरेक्टली फूड पाइप के अंदर पहुंच जाता है, जबकि विंड पाइप जो है वो अपना बंद हो जाता है ड्यूरिंग स्वेलिंग। एपिग्लॉटिस जो है वो भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट वन इज, बात हम इसोफेगस की करेंगे। द इसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to the J-shaped bag-like structure called as stomach। जैसा कि हमें पता है कि इसोफेगस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारा थिन है और लॉन्ग है, जो कि पोस्टीरियरली जो है नेक से पास होता है, थोरैक्स से पास होता है, डायफ्राम से पास होता है और जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक पर जाकर रुक जाता है। पिक में देख रहे हैं कि हमारे हेट्रोडोन टीथ होते हैं, तो वो किस तरीके से दिख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज इंसीजर्स। जैसा कि हम पिक में देख रहे हैं, इंसीजर्स दो होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर्स 3 होते हैं। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये अडल्ट टीथ की बात कर रहे हैं हम। 2, 1, 2, 3 इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर द अडल्ट्स। हर साइड 2, 1, 2, 3 होते हैं, तो नेक्स्ट साइड भी यहाँ पर भी 2, 1, 2, 3 होंगे। इसलिए जो डेंटल फॉर्मूला है वो हम 2, 1, 2, 3 अपॉन 2, 1, 2, 3 पर साइड के लिए लिखते हैं, एडल्ट के लिए। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अब बात करते हैं, अ मस्कुलर स्फिंक्टर कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। द स्टमक located in the upper left portion of the abdominal cavity and has 4 major parts: a cardiac portion into which a esophagus opens, a fundic region, body, main central region, and a pyloric portion
which opens into the first part of small intestine. This is called as duodenum. जैसा कि हम जानते हैं कि स्टमक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, हमें इम्पॉर्टेंट है, याद भी रखना है. मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि जैसे कि ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये जे शेप्ड स्टमक है, तो बिटवीन दीज इज एन जंक्शन जिसे हम गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन कहते हैं, जिसे इसोफेगस और गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक. तो स्टमक और इसोफेगस के बीच का जो जंक्शन है वो गैस्ट्रो इसोफेजियल है, जो कि इसोफेगस और स्टमक को ज्वाइन करता है. द स्टमक के बारे में अब हम बात करेंगे. हमने पढ़ा कि इसोफेगस के 4 पार्ट है, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन. तो फूड जो है वो सबसे पहले जो है कार्डियक रीजन में पहुंचता है. ये इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. और पुरानी एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगी, उन्हें बताना चाहूँगी कि पुरानी एनसीईआरटी में केवल 3 रीजन के नाम दिए हैं. अभी जो नई एनसीईआरटी रिलीज़ हुई है उसके अंदर 4 बॉडी पार्ट्स के बारे में बात की है. तो हमें पता होना चाहिए फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन्स कैसे दिखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है. कहाँ पर इनकी लोकेशन है ये भी हमें पता होना चाहिए. गाइज अब हम आगे देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, क्योंकि अब डिओडिनम से डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पर बात आ गई है. ये डिओडिनम है हमारा, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं डिओडिनम. स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है जो कि तीनों ही अलग अलग हैं. पहला देखेंगे अ सी शेप्ड डिओडिनम, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम. 3 पार्ट है. पहला पार्ट जो है सी शेप्ड डिओडिनम है, जैसा आपने पिक में अभी देखा. बीच में जो है वो मिडल लॉन्ग है, कॉइल्ड है, इसे हम जेजुनम कहते हैं. और इलियम जो है वो शॉर्ट है और हाईली कॉइल्ड है, तो ये सबसे लास्ट पार्ट इलियम हम इसे कहते हैं. द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डिओडिनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर. जैसा कि हमें पता है कि जो स्टमक की ओपनिंग है इन द डिओडिनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर. जैसा कि हम पिक में देख रहे हैं कि लास्ट पार्ट जो होता है वो पाइलोरिक पार्ट होता है स्टमक का. पाइलोरिक पार्ट से ही डिओडिनम के बीच में एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, उससे जो एंट्री है फूड की वो पाइलोरिक रीजन से डिओडिनम में होती है. तो ये जो बीच का जंक्शन भी है इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. पाइलोरिक स्फिंक्टर से ये काम होता है. इलियम ओपन्स इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन. जैसा कि हमें पता है इलियम से ही जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम हाईली कॉइल्ड स्मॉल पार्ट, इससे लार्ज इंटेस्टाइन का ओरिजिन हुआ है. इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलोन एंड रेक्टम. जैसा कि हमें पता है कि सीकम, कॉलोन और रेक्टम तीनों पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है. कॉलोन भी 3 टाइप के, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलोन, हमें पता होना चाहिए. सीकम की बात करें, फर्स्ट सीकम है, तो सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विद अ होस्ट ऑफ सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एनसीईआरटी ने ये लिख तो दिया है लेकिन इसका मतलब नहीं बताया गया है कि सीकम में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छुपे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है ये हमें कोई नुकसान नहीं करते. साथ ही साथ ये जो डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं खाने के अंदर जो आ जाते हैं, इन्हें भी ये मारते हैं. इम्पॉर्टेंट है, हमें पता है कि इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया मिलता है. ह्यूमन इंटेस्टाइन में ई कोलाई जो है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. अ नैरो फिंगर लाइक टिबुलर प्रोजेक्शन, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ एन वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द सीकम. जैसा कि हमने पिक में देखा था, अभी वेस्टिजियल ऑर्गन हमने कहा था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को, क्योंकि ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है. लेकिन अभी हमारी सेल्यूलोज पूरी तरीके से बंद हो चुकी है ड्यू टू इवोल्यूशन. तो ये जो है अब वेस्टिजियल ऑर्गन है और ये एक लिम्फेटिक ऑर्गन भी है. नेक्स्ट वन इज द सीकम ओपन्स इनटू द कॉलन. अब सीकम से जैसा कि हमने देखा कि एक तरफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है और ऊपर की तरफ कॉलन है. द कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड असेंडिंग, अ ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड अ सिग्मोइड कॉलन. हमें पता होना चाहिए कि असेंडिंग, ट्रांसफर्स, डिसेंडिंग के बाद में भी सिग्मोइड कॉलन भी है. ये इम्पॉर्टेंट है, ये अभी एनसीईआरटी ने जो है एडिट किया है कि सिग्मोइड कॉलन को भी ऐड किया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे. द डिसेंडिंग पार्ट
opens into the rectum which opens through the anus। जो लास्ट पार्ट है हमें पता है रेक्टम, इसमें फूड जो है टेम्परली स्टोर रहता है एंड थ्रू द एनस ये रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू बाहर निकल जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एलिमेंट्री कैनाल केवल इसोफेगस नहीं है, थ्रू द माउथ टू द एनस पूरी जो है वो एलिमेंट्री कैनाल है। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम possesses 4 लेयर, नेमली सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी 4 लेयर होती है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये हम सिक्वेंशियली देख रहे हैं आउटर टू इनर। सबसे पहले सिरोसा है, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा एंड लास्ट इज म्यूकोसा। Serosa is the outermost layer and made up of thin mesothelium और epithelium of visceral organs। हमें पता होना चाहिए कि सिरोसा जो वो है आउटर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की और ये थिन मेसोथीलियम से बनी हुई है और एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन भी हम इसे कह सकते हैं, विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और मैं इस पर वीडियो भी अभी डाल दूँगी तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि एपिथेलियम, जैसा कि बच्चों ने पढ़ा भी होगा तो उन्हें पता होगा कि एपिथेलियम जो है वो टाइट जंक्शन से एडेयर रहती है, टाइट जंक्शन से मिलकर बनी होती है, तो इनमें जो है स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इनमें कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही कम होते हैं, विथ सम कनेक्टिव टिश्यू एनसीईआरटी ने लिखा है। और एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, जैसे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं लाइक स्टमक, पेनक्रियाज, लिवर, किडनी, तो इनकी जो एपिथेलियम होती है उसी से ही इसका ओरिजिन हुआ है सिरोसा का। नेक्स्ट वन इज मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। जैसा कि हमें पता है कि मस्कुलरिस जो है सेकेंड लेयर है, ये स्मूथ मसल्स से बनी हुई होती है। इसमें भी 2 लेयर होती है, इनर जो होती है वो सर्कुलर होती है और आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो हमें इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, इनर सर्कुलर इज IC एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल इज LO और OL, ICOL, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है, कन्फ्यूज़न के लिए ये ऑप्शंस जो हैं ये इंटरचेंज करके हमें क्वेश्चंस में मिलते हैं। एन ऑब्लिक मसल लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। इनके बीच में भी कहीं कहीं पर ऑब्लिक मसल्स लेयर जो है हमें देखने को मिलती है। अब आती है सब म्यूकोसा की बात। तो सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड्स एंड लिम्फ वेसल। हमें पता होना चाहिए कि अभी तीनों में ही जो शुरू की 2 थी जैसे कि सिरोसा और मस्कुलरिस, इनमें जो है हमें कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड की बात नहीं की है क्योंकि इनमें गैप बहुत ज़्यादा कम होता है। जबकि अगर सब म्यूकोसा की बात करें तो इसमें ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, तो इसमें नर्व, ब्लड, लिम्फ वेसल्स, हमें सिस्टम हम बोलते हैं आर्टरी, वेन, नर्व, तो इसमें लिम्फ सिस्टम भी, लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने को हमें मिलता है इन दी सब म्यूकोसल लेयर, बिकॉज ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब डिओडिनम की बात करें, इन डिओडिनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, डिओडिनम की सब म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स भी हमें मिलती है जो सिक्रीट करती हैं, सिक्रीशन होता है उनका। द इनरमोस्ट लेयर इज The innermost layer lining of the lumen of the alimentary canal is the mucosa। हमें पता होना चाहिए कि लास्ट जो लेयर होती है ल्यूमन की या एलिमेंट्री कैनाल की वो होती है म्यूकोसा। अब हमें पता होना चाहिए म्यूकोसा जहाँ वर्ड आए वहाँ पर एक ही फंक्शन है, वो है म्यूकस सिक्रीट करना। अब बात इसकी है तो बात म्यूकोसा की है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके मॉडिफिकेशन हम देख सकते हैं म्यूकोसा के। This layer forms irregular folds or rugae in the stomach and finger-like foldings called villi in the small intestine। जैसा कि हमें पता है कि म्यूकोसा है जो म्यूकस सिक्रीट करती है। म्यूकस जो है ये हमारी गट वॉल को और एलिमेंट्री कैनाल को प्रोटेक्ट करता है,
थ्रू द हार्मफुल एक्टिविटीज़। सो इसके मॉडिफिकेशन हम देखें तो स्टमक के अंदर रगे बनाता है, स्टमक के अंदर रगे बनाता है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें कि स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाय, जैसे कि हमें पता है कि विलाय जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है स्मॉल इंटेस्टाइन का और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। तो ये जो है ये मॉडिफिकेशन है म्यूकोसा के, इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। हम कट सेक्शन देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, टीएस देख रहे हैं गट का। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गट वॉल जो है हम थ्रू द इसोफेगस टू द रेक्टम हम देखेंगे। तो इसमें सिरोसा, जैसा कि हमें पता है आउटर मोस्ट इज सिरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा एंड द लास्ट वन इज म्यूकोसा। जैसा कि हम देख रहे हैं पिक में सबसे पहले आती है सिरोसा, नेक्स्ट वन इज मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में भी हमें पता है IOOL इनर सर्कुलर, मस्कुलरिस में भी हमें पता है ICOL इनर सर्कुलर आउटर, एंड आउटर वन इज लॉन्गिट्यूडनल। पिक में हमें दूसरी तरीके से दिखाया गया है। इनर जो है वो सर्कुलर है, जैसा कि हमें पता है सर्कुलर ऐसी होगी, और आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्गिट्यूडनल ऐसी होगी। लेकिन कट सेक्शन में हमें दोनों ही जो है एक जैसी दिख रही है। इनसाइड द मस्कुलरिस हमें सब म्यूकोसा मिलेगी एंड द लास्ट वन इज म्यूकोसा, एंड म्यूकोसा के अंदर ल्यूमेन और एम्प्टी स्पेस हमें देखने को मिलता है। सो गाइज, आई होप गाइज आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली आप तक कन्वे कर सकूं। और आज के वीडियो में आपको कोई डाउट हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो, सो प्लीज़ ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। थैंक यू।